ईद उल अजहा की आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग ईद के लिए एक्साइटेड भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होंगे कि क्या हम गोश्त खा सकते हैं, और अगर हम खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, और अगर हम खाते हैं तो हम उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। जी हाँ, आप बिल्कुल गोश्त खा सकती हैं, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। अगर आप एक टाइम गोश्त खाती हैं तो दूसरे टाइम कोशिश करें कि आप ना खाएं। इसी तरह आप ईद के 3 दिनों में 3 दफा गोश्त खा सकती हैं, लेकिन दरमियानी मिकदार में। अगर आपको मसला हो रहा है डाइजेशन में तो आज की वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आप अपनी मीट को जल्दी डाइजेस्ट कर सकती हैं या इजीली डाइजेस्ट कर सकती हैं। मीट को कैसे डाइजेस्ट करना है, इसके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि मीट डाइजेस्ट होता किस तरह है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है च्यूइंग, यानी कि चबाना। जब आप किसी भी फूड को अपने मुंह में डालते हैं तो उसके बाद आप उसको चबाते हैं और यहीं से आपकी डाइजेशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में मुंह से दांतों के जरिए चबाया जाता है और इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहा जाता है। ये जितना अच्छे से किया जाए वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स इसमें शामिल होते हैं और लार्ज पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टेप स्टमक में होता है, यानी कि मैदे में। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर प्रोटीन को तोड़ते हैं और उसको छोटे पेप्टाइड्स में बांट देते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ पार्ट्स को फूड के तोड़ा जाता है। तीसरा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे भी मुख्तलिफ एंजाइम्स मिलकर फैट्स को, प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। पहला जो एंजाइम है वो पैंक्रियास से आता है, यानी लबलबी से आता है, जिसको ट्रिप्सिन भी कहते हैं, और साथ इसमें काइमोट्रिप्सिन भी शामिल होता है और इलेस्टेज भी शामिल होता है। तो ये आपके पेप्टाइड्स को तोड़ते हैं और उसको अमाइनो एसिड तक ले जाने में मदद करते हैं। फिर बाइल जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लैडर में जमा होता है। ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है। अगर आपने फैटी चीजें खाई हैं तो यहाँ से बाइल का आना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आपकी जो छोटी आंतें हैं उसकी भी लाइन से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद अब आप एब्जॉर्प्शन का सिलसिला स्टार्ट होता है, जिसमें तमाम अहम न्यूट्रिएंट्स आपकी छोटी इंटेस्टाइन की वॉल से खून में शामिल होते हैं और वहां से फिर आपकी बॉडी पार्ट में जहाँ जहाँ जरूरत होती है पहुंचते हैं। और इसके बाद जो चीजें नहीं हजम हो पाती वो वेस्ट बनकर आपका स्टूल बनती हैं। लेकिन गोश्त कितनी देर लेता है? सवाल तो ये है कि गोश्त कितनी देर लेता है डाइजेस्ट होने में। तो इसका जो सिंपल जवाब है वो ये है कि ये रफली 24 से 72 घंटे लेता है। अब ये डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर, जैसे कि आपके स्टमक में कितना एसिड मौजूद है। अगर तो मुनासिब है तो वो 2 घंटों में स्टमक में अपना काम कर देता है। उसके बाद 6 घंटे तकरीबन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वहाँ पे फूड एब्जॉर्ब भी होती है, ब्रेक भी होती है, और उसके बाद 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से ये स्टूल बनकर बाहर निकल आता है। कुछ फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं जो कि आपसे इसी वीडियो में शेयर किए जाते हैं। पहली चीज ये कि आपने खाया कौन सी तरह का गोश्त है। अगर आपने बड़ा गोश्त खाया है तो उसका टाइम डिफरेंट होगा, अगर आपने छोटा गोश्त खाया है तो उसका डिफरेंट होगा, और अगर आपने सिंपली चिकन खाया है तो वो और तरह से कंज्यूम होती है। तो सबसे ज्यादा टाइम ऑब्वियसली बीफ लेता है, फिर मटन लेता है, पोर्क लेता है, और फिर चिकन और फिश। कुकिंग मेथड भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। अगर आपने फूड को अच्छे पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको अच्छी तरह से नरम किया है तो ये आपको जल्दी हजम हो जाएगी। अगर आपने इसको ओवर कुक कर दिया है, हार्ड कर दिया है, या आपने इसको कच्चा रहने दिया है तो इसकी डाइजेशन ठीक नहीं होगी। फिर एक फैक्टर होता है मेटाबॉलिज्म का। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म एक से फर्क होता है। कुछ लोगों की फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और कुछ लोगों की लेट होती है। इसमें मेटाबॉलिज्म का बहुत हाथ होता है। इसके अलावा ये भी जरूरी होता है कि आपने गोश्त के साथ और कौन सी ग़िज़ा खाई है। अगर तो आपने अच्छी फूड खाई है, जिस तरह के फाइबर रिच फूड खाई है, तो फिर आपकी डाइजेशन तेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फैटी फूड खाई है साथ, तो फिर आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी। फिर हाइड्रेशन लेवल इफेक्ट करता है, और वो ये है कि अगर आपने साथ मुनासिब मिक़दार में पानी पिया है तो फिर आपकी जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो आसानी से शुरू हो जाती है, और अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मुनासिब पानी नहीं मौजूद तो फिर ये स्लो हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आपने अच्छी खासी वॉक की है या आप चल
फिर रही हैं तो फिर आपको जल्दी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, और अगर आपने सिर्फ बैठी रही हैं तो फिर आपकी फूड ऑब्वियसली जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगी। स्ट्रेस में अगर आप हैं तो फिर आपकी फूड सही डाइजेस्ट नहीं होती और आपको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और आपको जो प्रोसेस है सारा डाइजेशन का वो खराब होता है। ओवरऑल हेल्थ आपकी अगर अच्छी है तो ये भी आपकी फूड को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद देती है। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब है, अगर आप बीमार हैं, तो फिर आपकी जो गोश्त की कंजम्पशन है वो ठीक नहीं होगी और आपको डायरिया हो सकता है। एज भी इफेक्ट करती है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो फिर आपका डाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और ये उस तरह नहीं होता जिस तरह जवानी में जब आप गोश्त खाते हैं तो आपका गोश्त जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए अपनी एज के फैक्टर को ज़हन में रखा करें। अब हम आपको वो टिप्स देने वाले हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप गोश्त को जल्दी और इजी तरीके से डाइजेस्ट करना चाहती हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहला प्रोसेस है च्यू थॉरली। जैसे कि आपको बताया कि मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आप इसको अच्छी तरह चबा चबा के खाएं ताकि आपको चोकिंग हैजर्ड ना हो और आपसे निगले आसानी से, और एंजाइम्स को ज्यादा वक्त मिले, वो आपके थूक के साथ मिक्स होकर आपकी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपने फूड खाई कौन सी है। अगर तो आपने ऐसी फूड खाई है जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा मिकदार में है तो वो फिर डाइजेशन को स्लो करता है। अगर आपने ऐसी फूड्स खाई हैं जैसे कि साथ साथ आपने गार्लिक का इस्तेमाल किया है या जिंजर का इस्तेमाल किया है या स्टिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया है जो आपकी फूड को साथ साथ डाइजेस्ट कर देते हैं, तो फिर ये आपकी फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है। फिर स्टमक में एसिडिटी मुनासिब मिकदार में होनी चाहिए। गोश्त को कंज्यूम करने के लिए जिस्म में एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, जिसको अगर कम मिकदार में हो तो हाइपोक्लोरोहाइड्रिया कहा जाता है। और आमतौर पे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये मसला होता है। उनमें साथ साथ विटामिन B12 और आयरन की भी डेफिशिएंसी होती है और इस तरह उनकी प्रोटीन की डाइजेशन खराब हो जाती है। टिप ये है कि आपने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है। ये एक नेचुरल एसिटिक एसिड है जिससे आराम से आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। स्पेशली अगर आपने मीट खाया है तो वो इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब आप इसको गोश्त के अंदर इस्तेमाल करें या आप इसको सैलेड के साथ इस्तेमाल करें, जैसे आपको मुनासिब लगे। फिर प्रमोट बाइल फ्लो। बाइल का फ्लो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी आपको बताया कि वो फैट को डिसॉल्व करता है, तो इसमें कोलिन मौजूद होता है जो कि आपकी फैट्स को बेसिकली डिसॉल्व करता है। तो हमें कोलिन वाली फूड्स मीट की फूड के साथ साथ खानी चाहिए, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, बीट का ऊपर वाला किनारा है, आर्टिचोक्स है, अदरक है, अंडे की जर्दी है। तो ये चीजें आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देती हैं। फिर कुछ आपको सप्लीमेंट के तौर पे डाइजेस्टिव एंजाइम लेने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन को हजम करने के लिए आपको प्रोटीएज चाहिए, लैपेज फैट के लिए चाहिए और एमिलेसेस आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। फिर आपको अपने इंटेस्टाइन की हेल्थ की भी बहुत की केयर करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन में थोड़ा स्लो होता है। अगर आप इसमें कुछ ऐसी फूड्स ऐड कर दें जैसे कि अनियन का इस्तेमाल है, गार्लिक का इस्तेमाल है, एस्पैरेगस है, तो ये फूड्स जल्दी हजम होती हैं और फाइबर रिच फूड्स भी आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देती हैं और आपका फ्लोरा कायम रखती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके काम आएंगी और आप जब भी गोश्त का इस्तेमाल करेंगी तो साथ ऐसी फूड्स का इस्तेमाल जरूर करेंगी जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं और जो ईद पे गोश्त कंज्यूम करना चाहती हैं, उनका दिल करता है खाने का और वो इसके बारे में जानना चाहती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।